हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए यूनिट के साथ। यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है 12th क्लास की। इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले 2 क्वेश्चन जो है वो जेई में पूछे गए हैं, बल्कि जो सेकंड क्वेश्चन है जेई एडवांस में पूछा गया है। और आखिरी के 2 क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, एक बात ध्यान देना, मैं इन वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस कराता हूँ ये बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करते ही रहते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस के साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करें और अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें क्वेश्चंस। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले सवाल में कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है एंड दैट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों, आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दी हुई है और कहता है कि जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो वो एक्सेलरेट करता है और उसकी एक्सेलरेशन सवाल में दी गई है। तो आपसे पूछा है ये जो अल्फा यहाँ पर दिया गया है, ये अल्फा कितना है, ये अल्फा में बताना है। तो बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है और वो एक्सेलरेट करता है। सवाल में उस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया गया है, विच इज 2I कैप + 3J कैप टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है और जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है, उसकी एक्सेलरेशन आपको दी हुई है अल्फा I कैप - 4J कैप। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर घुसता है तो उस पर एक फोर्स लगती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों, ये फोर्स F जो है ये बराबर होती है Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है जी, ये कंसेप्ट होता है। अब ये जो फोर्स लगेगी उस चार्ज पार्टिकल पर, दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर to the velocity vector v and also that force is perpendicular to the magnetic field। इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो उस वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि यहां पर आपको दिया गया है। तो बच्चों, हमें ये भी पता है कि एफ वेक्टर जो होता है वो एम ए वेक्टर के बराबर होता है। तो अगर एफ बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। अगर एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री का होगा। अब सवाल में बी वेक्टर भी दिया है और ए वेक्टर भी दिया है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर ऐसा है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, वो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा एंगल होता है बच्चों ए और बी के बीच में, जो कि आपको 90 दिया है। और कोस 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 0 होती है। इसलिए इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो बस आपको क्या करना था, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना था और इसको 0 के इक्वल पुट करना था। तो अल्फा I कैप -4J कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम 2I कैप + 3J कैप के साथ और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो आपको पता है सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है, डिफरेंट का 0 होता है। तो यानी कि हमें I की I के साथ मल्टीप्लाई करनी है, J की J के साथ। तो I की I के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? 2 अल्फा। और -4 की 3 के साथ करेंगे दैट इज -12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 अल्फा बराबर हो गया 12 और अल्फा जो है वो बराबर हो गया 6। तो बच्चों, इस सवाल का जो आंसर आएगा दैट विल बी 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये सवाल जेई मेंस 2022 में पूछा गया था। क्लियर है बच्चों? तो ये कंसेप्ट सभी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आईआईटी जेई एडवांस में पूछा गया है 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जो कि z एक्सिस पर है और इसके अंदर बच्चों करंट I फ्लो कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव z डायरेक्शन में।
और उस वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल। आपको ये निकालना है बच्चों, ठीक है, ये निकालना है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी। जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है। क्या है? इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जो कि जेड एक्सिस में है। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं इस सिचुएशन का। ये बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस है और इस तरीके से यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। और बच्चों जो जेड एक्सिस होगी वो इस तरीके से इनसाइड द पेपर है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट तरीके से अगर मैं बनाऊं तो आप इसको इमेजिन कर लें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होती है, बट आप इसको इनटू द पेपर इमेजिन कर लें। यहाँ मैंने बड़ी सी डॉट बना दी है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस इनटू द पेपर में एक वायर है जिस वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस वायर के कारण चारों तरफ इस प्लेन में, कौन से प्लेन में, ये जो माइनस एक्स वाई एक्स ये जो प्लेन है, इन प्लेन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, लेकिन आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, कहां से लेके कहां तक। पहला पॉइंट आपको दिया है -√3a और 0। तो माइनस में दिया है एक्स एक्सिस में, तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट होगा। क्या है पॉइंट? -√3a। फिर वाई एक्सिस पे कितना है? ए है, तो ए पॉइंट मान लेते हैं, जेड पे 0 है, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट दिया है A0, तो उसको बच्चों मैं यहां पर मान लेता हूं। वाई एक्सिस पे दोनों पे A है तो हाइट सेम रहेगी, दैट इज A and 0। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो आपको ये लाइन इंटीग्रल निकालना है जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, पहला पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। अब इनको आपस में मिला लेते हैं और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस वायर तक की पॉइंट की दूरी a है वाई एक्सिस पे, जो कि दिया गया है, यहां भी a है, यहां भी a है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मान लेता हूं, बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस है, छोटा सा पॉइंट है, मान लीजिए dx, जो कि वाई एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पर है। और इस dx को मैं इस वायर के लेंथ एलिमेंट dl के साथ जोड़ देता हूं। तो ये वाला एंगल सपोज थीटा बनेगा। तो इस पॉइंट dx पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि होगी db, और बच्चों ये एंगल भी आपका थीटा होगा। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे में अगर मैं निकालूं इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं b dl cos ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिकॉज हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट वायर है, और लॉन्ग स्टेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। तो कंसेप्ट एक बार मैं आपको याद करा देता हूं, कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था, मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपके पास एक लॉन्ग स्टेट वायर है और यहां पर पॉइंट P है सपोज, एंड दिस डिस्टेंस इज R, और इन दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ये वाला एंगल अगर φ1 है, ये वाला एंगल φ2 है, तो ऐसे में पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नोट I डिवाइड बाई 4πr इंटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये होता है। और जब ये वायर इन्फाइनेटली लॉन्ग हो जाए, ऐसे में φ1 और φ2 90 डिग्री के हो जाते हैं। अगर इन्फाइनेटली लॉन्ग हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1। तो ऐसे में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4πr इंटू में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2πr। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। किसके लिए है ये है इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है बच्चों।
तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये लो जी। अच्छा, इसी के साथ लिमिट बताओ, लिमिट कहां से कहां? एक्स एक्सिस पर लिमिट लगा रहे हैं तो -√3a से लेकर a तक लिमिट होगी। क्या लिमिट होगी? -√3a से लेकर a तक लिमिट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अभी बताई, म्यू नॉट आई बाय 2πr, ये रही म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2π। अब r की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। r हमारा बच्चों ये डिस्टेंस है r। अब जरा देखो इस ट्रायंगल के अंदर, देखोगे ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान से देखो। इसमें r कितना होगा? √a² + x²। तो r की जगह मैं यहां पर क्या लिखूंगा? √a² + x²। ठीक है जी, ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब कोस थीटा की वैल्यू, भाई कोस थीटा की वैल्यू बताओ। इसी ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? दैट इज, इसी ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? a डिवाइड बाय √a² + x², यही होगी इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू। और इनटू में जो बच्चों dl है वो हमारा x dx एलिमेंट है, तो यहां पर हो जाएगा dx। अब बस आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? यहां से मैं म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π कॉमन ले लेता हूं। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा -√3a से लेकर a तक, ऊपर आ गया dx। और बच्चों दो अंडर रूट हो गए तो नीचे आ जाएगा a² + x²। क्लियर है बच्चों? और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं बच्चों, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? tan इनवर्स के बराबर होता है। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π। मैथमेटिक्स में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप 12th क्लास के मैथमेटिक्स में आप इस चीज को पढ़ोगे कि जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये किसके बराबर होगा? अच्छा, यहाँ पर a लेना रह गया, ठीक है, यहाँ पे a भी आएगा साथ में, म्यू नॉट आई ए। तो बच्चों अगर आप इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन कितना आता है? दैट इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। और लिमिट कहां से कहां तक है? -√3a से लेकर a तक। ये a से a आपका कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी टेंजेंट इनवर्स। बच्चों x की जगह एक बार हम लिखेंगे a/a, फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स -√3a डिवाइड बाई, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स a से a कट जाएगा, दैट विल बी -√3। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस बाहर आ जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स √3। अब आपको एक बात पता है बच्चों कि टेंजेंट π/4 यानी टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 आपकी वैल्यू किसकी हो गई? टेंजेंट इनवर्स 1 की। उसी तरीके से टेंजेंट π/3 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो यहां से π/3 वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स √3 की। इसका मतलब मैं इंटीग्रेशन जो हम निकालना चाह रहे थे, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π। और बच्चों टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू अभी बताया π/4 प्लस π/3। एलसीएम यहां पर ले लेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π। ठीक है जी, पाई मैं यहां से चलो कॉमन ले लेता हूं, 4×3 = 12, 4 और 3 ऊपर हो जाएगा 7। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 7 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 24। क्लियर है? पाई से पाई ये काट देना तो आपका ये आंसर आएगा। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
7 म्यू नॉट आई बाय 24, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर is bent in a semi-circular shape from A to B as shown in figure. The magnetic field at point P for steady state configuration is given by। नीट 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास इस तरीके से डायग्राम दिया गया है। अब इसमें तीन कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। ये वाली जो वायर है बच्चों, दैट इज ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। ये वाली वायर भी एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है। और यहां पर बच्चों, यहां पर आपको एक सेमी सर्कल दिया गया है, एक तरीके से सेमी सर्कल दिया है। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये जो लॉन्ग वायर आपको दी गई है, ये वाली लॉन्ग वायर, इस लॉन्ग वायर में जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस बात को आप इमेजिन करेंगे और राइट हैंड रूल लगाएंगे। जब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो पॉइंट पी पर इस वाली लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो इनसाइड होगी? और याद रखना बच्चों, मैं इनसाइड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनसाइड। क्लियर है? अब अगर मैं इस वाली लॉन्ग वायर की बात करूं जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ऐसे में पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो भी इनसाइड होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन अगर मैं इस सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल के अंदर ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ऐसे में पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी। क्या होगी? आउटसाइड होगी। क्या ये तीनों बातें समझ में आती है? अगर आपको तीनों बातें समझ में आती हैं, फिर आते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या है? अब कंसेप्ट ध्यान से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट बच्चों वही फिर से रिपीट है। अगर आपके पास एक लॉन्ग वायर हो, यहां पर पॉइंट पी हो, अगर ये दूरी आर हो और इनको अगर मैं एंड पॉइंट को इस तरीके से जोड़ दूं, ये एंगल अगर φ1 हो, ये एंगल φ2 हो, तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? ये होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इनटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2। लेकिन अगर आप इस वायर को देखेंगे, ये जो पी पॉइंट है ये इस वायर के पहले वाले एंड पॉइंट की तरफ है। और इसका मैंने आपको एक केस करवाया था। केस ये था, अगर पॉइंट पी इस वायर के एंड पॉइंट के नजदीक हो तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो आपका φ2 है वो 0 हो जाएगा और φ1 90 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर पॉइंट पी यहां पर आ जाए तो φ2 आपका 0 हो जाएगा और φ1 आपका 90 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। और आपको ये भी पता है कि अगर सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा हो तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। लेकिन अगर आपको सेमी सर्कल दे दिया जाए, सेमी सर्कल, और फिर पूछे सेंटर पर कितनी होती है, तो आपको सीधा 1/2 कर देना है। यानी ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r। क्लियर है बच्चों? ये दो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए वापस फिगर पर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे बताया। ऐसे ही ये लॉन्ग वायर है, इसके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, और सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इस पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? अब ये फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर लॉन्ग वायर के कारण और सेमी सर्कल के कारण म्यू नॉट आई बाय 4r। अब पुट करते हैं तो बच्चों क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? तो सबसे पहले पहली जो लॉन्ग वायर है यानी इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितनी होगी बच्चों? वो होगी माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। ठीक है? और डायरेक्शन मैंने बताया इनसाइड होगी। इनसाइड वालों को मैं नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है? नेगेटिव लेंगे इनसाइड वालों को। अब आ जाओ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के कारण क्या होगी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r, अभी बताया।
अच्छा, जो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण आउटसाइड होगी, इसलिए मैंने पॉजिटिव ली है। अब वापस से आ जाओ, ये वाली लॉन्ग वायर, इस वाली लॉन्ग वायर के कारण भी इनसाइड ही आई थी, तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। क्लियर है बच्चों? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 आर। जो कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 आर, यहां से कॉमन आ रहा है। और आपके पास क्या बचेगा, -2 बाय पाई प्लस 1, यही बचेगा। तो पहली बात तो आंसर कौन सा है, म्यू नोट आई बाय 4 आर, 1 - 2 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी ये चीज दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में भी ये चीज दी गई है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि जो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेट, वो बड़ी वाली की डायरेक्शन होगी। बड़ी वाली किसकी है, सेमी सर्कल की। और सेमी सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी पॉइंट पी, वो आउटसाइड की तरफ आ रही थी। जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, वो भी आउटसाइड होगी बच्चों, आउटसाइड। तो कौन सी आएगी, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे। नीट 2021 में पूछा गया है, और बच्चों ये डायरेक्ट जो है कंसेप्ट से लिया गया है। जो हम क्लास में थ्योरी डिस्कस करते हैं वहां से लिया गया है। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं डायरेक्ट। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट याद करिए। कंसेप्ट ये है, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो, और अगर मैं एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाऊं, और मान लीजिए इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस हम ए मान लेते हैं, और बाहर एक पॉइंट है, मान लीजिए 3 केसेस यहां पर हम लेंगे। ठीक है जी, यहां पर एक पॉइंट है P, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R। तो बच्चों बाहर अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, तो आउटसाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ये हम क्लासरूम में डिराइव करते हैं। ये होती है म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये केस 1 है। कब है ये जब है, जब आउटसाइड की बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑन द सरफेस, यानी यहां पर, यानी कि अगर पॉइंट P आपका यहां पर आ जाए, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 पाई ए का मतलब ये जो रेडियस है ए। ये कब है, जब पॉइंट P सरफेस पर आ जाए। ठीक, और एक केस आता है जब पॉइंट P इनसाइड आ जाए, इनसाइड। इफ पॉइंट P इनसाइड आ जाए, और अगर करंट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, करंट आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और पॉइंट P आपका इनसाइड में आ जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तब होती है म्यू नोट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई A स्क्वायर। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ क्लासरूम के अंदर। डायरेक्ट इस कंसेप्ट से क्वेश्चन है। अब अगर मैं बच्चों ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इस सिचुएशन का ग्राफ बनाऊं, किस किस के बीच में ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाऊं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में और आर के बीच में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। इनसाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कब बच्चों, ये बात हो रही है इनसाइड की। मैक्सिमम आपकी जाएगी सरफेस पर, जब आपका आर जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। ये आपका वो मैक्सिमम पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर आर बराबर ए है। और अगर आप आउटसाइड की बात करोगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है बी बढ़ेगा तो आर घटेगा, यानी ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। दैट मीन्स बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात हो रही है जब पॉइंट आपका आउटसाइड पे हो।
यही ग्राफ आपसे इस सवाल में पूछा था कि ऐसी सिचुएशन में आपका जो ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों ये 4 हमने बेहतरीन सवाल करे। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए या वापस रिपीट हो जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।